हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विफ्ट स्टडी डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें कि हमने आनुवंशिकता के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा CDP प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं अब हम आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव वाले टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं वातावरण का अर्थ एवं उसकी परिभाषा की। देखिए, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का ही प्रभाव हमारे बाल विकास पर या किसी के बच्चे के विकास पर पूर्ण रूप से पड़ता है, जिसमें कि हमने बात कर चुके हैं कि आनुवंशिकता का प्रभाव किस प्रकार से किस किस चीज़ पर पड़ता है। अब हम वातावरण के बारे में भी बात करेंगे कि वातावरण का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो जान लेते हैं पहले वातावरण का अर्थ, कि वातावरण होता क्या है। देखिए, वातावरण का जो अर्थ होता है वो होता है पर्यावरण। अब पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। इन दोनों के मिलने से पर्यावरण शब्द बन जाता है। अब देखिए, परि जो शब्द है, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकना। तो इस प्रकार से अगर हम संपूर्ण अर्थ को देखें तो पर्यावरण का हमारा क्या अर्थ निकला कि चारों ओर से घेरने वाला। तो देखिए, प्राणी या मनुष्य या जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि चीज़ों से घिरा हुआ है जो प्राणी जो है, और ये ही सारी चीज़ें मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, है ना। इसे वातावरण या फिर पोषण के नाम से भी जाना जाता है, कि जहाँ पे भी जीव पोषित होता है। तो देखिए, वातावरण जो है मानव जीवन के विकास पर बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना की योगदान आनुवंशिकता का होता है, उतना ही योगदान वातावरण का भी होता है ना। तो इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने ना वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को भी महत्व दे दिया है। एक मनोवैज्ञानिक हॉलैंड एंड डगलस ने क्या कहा है, इनके अनुसार देखिए क्या है कि जीव जगत जो है, जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। वहीं दूसरे मनोवैज्ञानिक जिसवर्ट ने क्या कहा है, जिसवर्ट ने कहा है कि जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है, देखिए जो कोई भी चीज़ है वो अगर किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है तो वह पर्यावरण होता है। यही अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो पर्यावरण है वो हमें चारों ओर से ढके हुए है, चाहे फिर वो नदी हो, वनस्पति हो, पहाड़ हो, पठार हो, वस्तु हो, कोई भी, इन सारी चीज़ों से ही तो एक प्राणी घिरा हुआ है, तो यही पर्यावरण है। देखिए, वहीं एनास्टेसी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना कि वातावरण होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो वातावरण का मतलब होता है पर्यावरण, और पर्यावरण दो शब्दों से, परि और आवरण से मिलकर बना हुआ है। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। तो पर्यावरण का संपूर्ण अर्थ हो गया जो कोई भी वस्तु, पहाड़, नदी, जो कुछ भी हमारे चारों ओर है जिससे कि एक प्राणी घिरा हुआ है, वही वातावरण या पर्यावरण है। अब जानते हैं कि वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी के, मनुष्य के, किसी भी प्राणी के विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है। तो आइए इसे जानते हैं कि वातावरण का प्रभाव कहाँ कहाँ एक बाल विकास में, एक बच्चे के विकास में, एक प्राणी के विकास में देखने को मिलता है। द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव कैसे पड़ता है। शारीरिक अंतर का प्रभाव, देखिए, व्यक्ति का जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो वैसे होते तो वंशानुगत हैं, लेकिन इस पर जो है वातावरण का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। देखिए, आपने देखा होगा, आप कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ के लोगों को आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग होते हैं उनका कद छोटा होता है, जबकि जब आप मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर देखते हैं तो उनका शरीर लंबा होता है और गठीला होता है ना। ये अंतर आपने स्पष्ट तौर पर देखा होगा।
तो वातावरण में इस शारीरिक अंतर आ गया। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग लंबे और गठीले शरीर वाले हो गए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा हो गया। लेकिन एक चीज़ और आपको बता देते हैं यहाँ पे कि अगर अनेक पीढ़ियों में निवास स्थल में परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो उसके उपरोक्त लोगों के कद और रंग में अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण भी देखने को मिलता है। देखिए, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले किसी आदमी को अगर पहाड़ी क्षेत्र में रहने के लिए भेज दिया जाए और उसकी 3-4 पीढ़ियां वहां पर निवास करने लगे, 3-4 पीढ़ियों तक वो वहां पर रहने लगे, उसकी पीढ़ियां बदलती जाएं और उनका निवास स्थान वही बना रहे पहाड़ी क्षेत्र, तो उसकी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनका कद छोटा होने लगेगा। ये किस प्रकार हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि वातावरण ने उसकी पीढ़ियों पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पीढ़ियों में अंतर भी मैदान क्षेत्र में आकर देखा जा सकता है कि अगर पहाड़ी क्षेत्र के किसी आदमी को मैदानी क्षेत्र में लाके निवास कराया जाए और उसकी पीढ़ियां यहाँ पे बदलती रहें, वो कई वर्षों तक निवास करता रहे, उसके बाद उसके आने वाली पीढ़ियां भी यहीं पे निवास मैदानी क्षेत्रों में करती रहें, तो ये काफ़ी संभावना इस चीज़ की हो जाती है कि जब वो आदमी पहाड़ी क्षेत्र से आया था तो उसका कद छोटा था, जबकि उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों का कद लंबा होने लगे और उनका शरीर गठीला होना शुरू कर दे। तो यही अंतर होता है, शारीरिक अंतर वातावरण जिस पर प्रभाव डालता है। सो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं प्रजाति की श्रेष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण का। देखिए, कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत ना होकर के वातावरणीय होता है। वो लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है ना। देखिए, उदाहरण मैं आपको एक देता हूँ कि अगर कोई एक व्यक्ति है वो काफ़ी महान व्यक्ति है, और अगर उसके पुत्र को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ पर ना तो अच्छा श्रेष्ठ शैक्षिक वातावरण हो, ना ही सांस्कृतिक वातावरण हो, ना ही सामाजिक वातावरण उपलब्ध होगा, तो आप एक बात बताइए, जहाँ उसको नवजात शिशु को, महान व्यक्ति के नवजात शिशु को एक उत्तम शैक्षिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वो अपने पिता की तरह महान कैसे बन सकता है? तो इस बात की संभावना हो ही नहीं सकती कि वो महान बन जाए, वो शिक्षा ग्रहण कर सके या उसका अच्छा सामाजिक विकास हो सके। सारे विकास एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो सारे विकास प्रभावित हो जाएंगे, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि वातावरण ने उसके विकास पर, संपूर्ण विकास पर प्रभाव डाल दिया और वो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया, जबकि उसके माता पिता या उसके जो पिता थे वो एक बहुत महान व्यक्ति थे। तो यही अंतर वातावरण का हमें यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, आगे हम बात करते हैं व्यक्तित्व पर क्या, कि हमारी पर्सनैलिटी पर क्या इफेक्ट डालता है वातावरण, व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालता है वातावरण किसी भी प्राणी के। देखिए, वैसे तो व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की भी भूमिका होती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निर्माण में, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बनाया जा सकता है। हमारे पास देखिए ऐसे कई उदाहरण आसपास देखने को मिल जाते हैं कि आपने देखा होगा कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, या किसी गरीब परिवार, निर्धन परिवार में जन्मे हुए बच्चे भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ आपने क्या देखा कि वंशानुक्रम का प्रभाव यहाँ पे कम पड़ रहा है और वातावरण का प्रभाव यहाँ पे कम पड़ रहा है, क्योंकि उसे अच्छा वातावरण मिला और वो अपने जीवन में सफल होकर एक अच्छा व्यक्ति बनने में कायम रहा। देखिए, न्यूमैन, फ्रीमैन और होलिंजिंगर ने भी इस बात को साबित करने के लिए एक अनुसंधान किया था। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया था। उन्होंने जो है एक जोड़े के एक बच्चे को गांव के फार्म पर और दूसरे को नगर में रखा। अब देखिए क्या अंतर देखा उन्होंने देखा कि जब वो बच्चे बड़े हो गए तो उनमें काफ़ी पर्याप्त अंतर था। जो फार्म में बच्चा रखा गया था वो अशिष्ट था, चिंताग्रस्त था और बुद्धिमान था, जबकि उसके विपरीत नगर में जो बच्चे थे वो शिष्ट थे, चिंता मुक्त थे और वो अधिक बुद्धिमान थे,
कंपेयर में उस बच्चे के जो कि फॉर्म में रखा गया था। तो देखिए पर्सनालिटी पर कितना बड़ा इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट का पड़ता है। आप भी अपने आसपास ये चीज़ महसूस करते होंगे कि कोई भी कि अनपढ़ माँ बाप के बच्चे भी आगे जा कर के एक सफल और पढ़े लिखे बन जाते हैं। का यही कारण होता है कि उन्हें अच्छा परिवेश उपलब्ध हो जाता है, शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध हो जाता है, या फिर जिस प्रकार का भी विकास उनका हो रहा है उसी प्रकार का अच्छा विकास का समृद्ध परिवेश उन्हें उपलब्ध हो जाता है और वो अच्छा विकास कर पाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि किसी की पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। देखिए मानसिक विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वैसे तो हमें भी ये चीज़ पता है कि सारे विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, और जब वातावरण शारीरिक प्रभाव डाल रहा है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव डाल रहा है, किसी की पर्सनैलिटी पर भी प्रभाव डाल रहा है, तो जाहिर सी बात है मानसिक विकास पर तो अपने आप प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी जो वातावरण होता है वो सीधे सीधे मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे डालता है। देखिए गॉर्डन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए थे। उनका ये मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उन्होंने ये बात कैसे पता की? उन्होंने क्या किया, उन्होंने नदियों के किनारे जो रहने वाले बच्चे होते हैं उनको अध्ययन किया था उनका, और उसके बाद ये चीज़ सिद्ध की थी कि उन बच्चों का जो वातावरण है गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। अध्ययन में उन्होंने ये भी पाया कि गंदे एवं समाज से के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा असर पड़ा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मानसिक विकास पर वातावरण का सीधा सीधा इफेक्ट भी पड़ता है, और अन्य विकास प्रभावित होने की वजह से ये भी प्रभावित होता है। तो दोनों ही तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से इफेक्ट एनवायरनमेंट मानसिक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर किसी भी बच्चे के डालता है। तो मानसिक विकास पर प्रभाव वातावरण डालता है। अब हम बात करते हैं बालक पर बहुमुखी प्रभाव की। देखिए वातावरण जो होता है वो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि विकास के कई सारे आयाम होते हैं और सभी आयाम एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। बहुत ज़रूरी लाइन है, बार बार मैं बोलता हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया वातावरण सभी बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी पर प्रभाव डालता है। अब देखिए एक बहुत रोचक जानकारी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस बात की जो है पुष्टि हुई थी, कैसे हुई थी? एवरोन का जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। क्या है इस बालक के बारे में जानकारी, मैं बताता हूँ। देखिए इस बालक को जन्म के बाद ही एक भेड़िया उठा के ले गया था। उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में हुआ था, ठीक है ना। कुछ शिकारियों ने उसे 1799 ईस्वी में पकड़ लिया था उस बालक को। देखिए एक बालक था, उसका जन्म हुआ था, जन्म होते ही भेड़िया उसे उठा के ले गया। किन्हीं कारणों से उसके जंगली पशुओं ने मारा नहीं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, और वो वहीं पर उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में होता रहा। लेकिन 1799 ईस्वी में कुछ शिकारियों ने उसे पकड़ लिया। उस समय जो है उसकी आयु 11 या फिर 12 वर्ष की रही होगी। देखिए 11-12 वर्ष तक किसी भी बच्चे का जंगली पशुओं के बीच में रहना, तो शिकारियों ने 1799 ईस्वी में उसे पकड़ लिया। तो वहाँ क्या पाया? उसमें ये पाया कि उसकी जो आकृति थी वो पशुओं की सी हो गई थी। उनके पशुओं के साथ रहकर वह उनके समान ही हाथ पैरों से चलता था, कच्चा मांस खा लेता था। उसका डाइजेशन सिस्टम तक ऐसा हो गया था कि वो कच्चा मांस भी पचा जाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति ही नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के सारे प्रयास विफल हो गए। तो हमने यहाँ क्या देखा कि वातावरण का यहाँ पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा कि एक मनुष्य का बालक एक पशु बन गया। वातावरण का ही ये प्रभाव रहा कि जबकि वंशानुक्रम के हिसाब से उसे वो सारी चीज़ें मनुष्यों वाली आ जानी चाहिए थी, लेकिन वातावरण का इफेक्ट इस पर इतना ज़्यादा रहा कि बालक जो है वो एक पशुओं की तरह व्यवहार करने लगा, और उसके सारे के सारे प्रयास उसको मनुष्य बनाने के, सभ्य बनाने के विफल हो गए। तो हमने यहाँ क्या देखा कि बालक पर बहुमुखी प्रभाव भी वातावरण का पड़ता है, एनवायरनमेंट का पड़ता है।
सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये बात की कि वातावरण जो एनवायरनमेंट होता है वो एक बच्चे के विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है, किस किस चीज़ पर प्रभाव बाल बाल विकास के पर वातावरण या फिर पर्यावरण डालता है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की। अब हम बात करते हैं वातावरण से संबंधित कारक, द फैक्टर्स विच रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। देखिए, वातावरण जो होता है एक बहुआयामी संकल्पना होती है ना। ये व्यक्ति को जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती रहती है। कैसे करती है आपको पता ही होगा, आपके चारों ओर अब भी वातावरण है, 4 साल बाद भी वातावरण रहेगा, 4 साल पहले भी वातावरण था, और जब एक मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है तो तुरंत उसे वातावरण चारों ओर से घेरे लेता है, और वो जब तक घेरे रखता है जब तक कि एक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती। तो हमें क्या देखा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक वातावरण प्रभावित करता रहता है एक मनुष्य को या एक व्यक्ति को, एक प्राणी को। देखिए, बालक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके जीवन के संपूर्ण भाग पर पड़ता है। शहरी ग्रामीण बालकों के बीच के विकास के अंतर के संदर्भ में इसको काफ़ी अच्छी तरह समझा जा सकता है कि शहरी का वातावरण कैसा होता है, ग्रामीण बालकों का वातावरण कैसा होता है, और क्या दोनों में अंतर हम देख सकते हैं। देखिए, शहरी बालकों की तुलना में ग्रामीण परिवेश के बालकों के सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक विकास में भिन्नता अच्छी से भली भांति देखने को हमें मिलती है। देखिए, माता पिता से जो प्राप्त आनुवंशिक गुण भी बालकों को प्रभावित करते हैं। ये हमें पता है कि आनुवंशिक गुण तो प्रभावित करेंगे ही। पिछली वीडियो में हमने देखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं वहां से जाकर। पालन पोषण का प्रभाव भी बालक के शैक्षणिक विकास पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर पालन पोषण उचित तरीके से नहीं होगा तो उसके शरीर का विकास इस नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और जब शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो सीधी सी बात है, सारे विकास अंतर संबंधित होते हैं। सारे विकास क्या है? अंतर संबंधित होते हैं। जब अच्छा वातावरण, पालन पोषण नहीं मिलेगा तो शारीरिक विकास इफेक्ट होगा, शारीरिक विकास के इफेक्ट होते ही मानसिक विकास इफेक्ट होगा, बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, और बच्चा अच्छी तरह से शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाएगा। तो बालकों के विकास में उसके परिवेश यानी कि परिवार हो गया, समाज हो गया, पास पड़ोस हो गया, इन सब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी अनौपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जो कि हम पास पड़ोस से, परिवार से या फिर अन्य साधनों से हम ग्रहण करते हैं, वही अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो हमने क्या देखा कि वातावरण जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट को। एक कारक, अब हम उन कारकों की बात करते हैं जो कि वातावरण से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर की। देखिए, इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं कि प्राकृतिक या फिर भौगोलिक परिस्थितियाँ एक मनुष्य की कैसी हैं। देखिए, मनुष्य का जो विकास है उस पर जलवायु का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर आपने देखा है कि सर्दी, अगर किसी जगह पर, किसी स्थान विशेष पर अधिक सर्दी पड़ती है या फिर किसी स्थान विशेष पर अधिक गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। देखिए, ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहाँ के व्यक्ति सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, सुडौल होते हैं, स्वस्थ होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। कहाँ के व्यक्ति? जहाँ पर ठंडे प्रदेश होते हैं। धैर्य भी इनमें अधिक होता है जहाँ पर ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ के व्यक्तियों पर। लेकिन आपने देखा होगा कि जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ के व्यक्ति काले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, आक्रामक स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ हमें सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है? हमें देखने को मिल रही है कि भौतिक कारक इफेक्ट कर रहा है किसी मनुष्य के डेवलपमेंट को, क्योंकि जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ के जो मनुष्य हैं वो सुडौल हैं, सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, बुद्धिमान हैं और धैर्य भी अधिक है उनमें। जबकि जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ के व्यक्ति चिड़चिड़े हैं, आक्रामक स्वभाव वाले हैं और कलर में भी काले हैं। तो सीधा सीधा स्पष्ट अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार क्या है? भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट कारक की, अगले कारक की तरफ। क्या है? सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। देखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक से पढ़ेंगे, पूरा सब कुछ डिटेल में ऐसे पढ़ेंगे कि कोई भी मटेरियल आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सारा सीटेट यहीं से क्लियर हो जाएगा अगर आपने ठीक से पढ़ लिया। तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए बस, एक वीडियो पूरी तरीके से याद हो जाएगी, एक टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो बात करते हैं सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर, जो कि वातावरण पर प्रभाव डालता है। कैसे डालता है? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। आपको पता ही होगा
कि जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, सोशल होता है मनुष्य जो होता है, इसलिए उस पर जो है समाज का प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक दिखाई देने को देख सकते हैं आप लोग। आपने वैसे भी देखा होगा कि आप जनरली कह देते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, तो मनुष्य को बड़ी चिंता होती है समाज की, तो उस पर समाज का प्रभाव भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मनुष्य पर। पशुओं में समाज वमाज कुछ नहीं होता, मनुष्य में ही होता है समाज सबसे ज़्यादा। तो देखिए, सामाजिक व्यवस्था हो गई, रहन सहन हो गया, परंपरा हो गई, धार्मिक कृत्य हो गए, रीति रिवाज हो गई, पारंपरिक अंत्यक्रिया हो गई, या फिर संबंध हो गए। ये सारे कई सारे ऐसे तत्व हैं जो कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते ही हैं। तो देखिए, समाज का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर। और समाज क्या होता है? समाज भी तो पर्यावरण या वातावरण में ही आता है, क्योंकि हमने पर्यावरण या वातावरण की क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा, क्या अर्थ जाना था कि एक प्राणी को जो भी चीज़ चारों ओर से घेरे हुए है वो सब पर्यावरण है, वो सब एनवायरनमेंट है। तो जब हमारा समाज है, वो समाज हमको चारों ओर से घेरे हुए है, तो समाज भी क्या हो गया? पर्यावरण हो गया, वातावरण हो गया। समाज में क्या चीज़ें होती हैं? धर्म, परंपराएं, रहन सहन, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, संबंध, सामाजिक व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें समाज के अंतर्गत आती हैं, और समाज हमें चारों ओर से घेरे हुए है, और समाज हमारा वातावरण है, हमारा पर्यावरण है। तो सीधी सीधी बात है, ये सारी चीज़ें हमें चारों हर तरफ से इफेक्ट डालेंगी। तो सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। सामाजिक कारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है जो कि हमें, या एक बच्चे के विकास को, एक मनुष्य के विकास को, एक प्राणी के विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं अगले फैक्टर की, आर्थिक कारक की, इकोनॉमिक फैक्टर की। क्या होता है आर्थिक कारक या फिर इकोनॉमिक फैक्टर? देखिए, आर्थिक कारक यानी कि धन। धन से केवल सुविधाएं ही प्राप्त नहीं होती हैं, केवल सुविधाएं थोड़ी प्राप्त होती हैं धन से। इसके अलावा देखिए, हमें पौष्टिक चीज़ भी हम धन से खरीद सकते हैं, और अगर हम पौष्टिक चीज़ खरीदेंगे फिर उन्हें खाएंगे तो हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा। शारीरिक विकास अच्छा होने का क्या मतलब है? हमारा मानसिक विकास अच्छा होने लगेगा। और सारे विकास एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। तो सारे विकास एक दूसरे से प्रभावित होंगे। जब एक विकास अच्छा है, सारे विकास अच्छे होते चले जाएंगे, और एक प्राणी का, एक मनुष्य का, एक बच्चे का, एक नवजात शिशु का चहुमुखी विकास होने लगेगा, सर्वांगीण विकास होने लगेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि आर्थिक कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के, प्राणी के, मनुष्य के विकास में। देखिए, आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है, और सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव डालता है। कैसे डालता है? अगर कोई भी अच्छा आर्थिक स्थिति किसी मनुष्य की है तो उसमें कॉन्फिडेंस स्वतः ही जागृत हो जाता है। कॉन्फिडेंस होता है, समाज में उसे इज्जत मिलने लगती है, उसका एक स्टेटस बनने लगता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने लगती है। और जब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, व्यक्ति स्वस्थ रहने लगता है, पौष्टिक चीज़ें लेता है, स्वस्थ रहता है, मानसिक विकास पर उसका अच्छा फर्क पड़ता है, खुश रहता है, खुशहाली रहती है। तो आर्थिक कारक जो होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है, इकोनॉमिक फैक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। क्योंकि आप खुद भी ये चीज़ देख सकते हैं, अपने चारों ओर ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप का समाज में अच्छा रहन सहन, आपकी अच्छी इज्जत होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी भी बच्चे के विकास में, किसी भी मनुष्य के विकास में, किसी भी प्राणी के विकास में। आइए आगे बात करते हैं सांस्कृतिक कारक यानी कि कल्चरल फैक्टर की। देखिए, धर्म और संस्कृति से मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, पूजा पाठ है, संस्कार हैं, आचार विचार हैं आदि, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी संस्कृति के अभिन्न और इम्पोर्टेंट अंग जो हैं, पार्ट होते हैं। देखिए,
जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित होता है तो उनका विकास तो ठीक ढंग से होता रहता है, लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है उस समाज का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। ये आप देख भी सकते हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए रूढ़िवादी सोच हो तो देखिए वहाँ पे विकास अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ की पीढ़ी अच्छी नहीं हो पाती है, आगे चल कर के वो शैक्षिक नहीं बन पाती है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, सोची होगी कि जहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है जिन लोगों की संस्कृति में, तो वहाँ का तो विकास अच्छे ढंग से अच्छा होता है, बच्चा का सारा विकास अच्छा होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, मोटर हो, क्रियात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, संवेगात्मक हो, भाषाई विकास हो, कोई भी विकास हो, सभी विकास सारे विकास अच्छे होते हैं सांस्कृतिक कारक की वजह से। लेकिन अगर जहाँ जिस जिस संस्कृति में रूढ़िवादी और अंधविश्वास का बोलबाला है तो उस समाज का विकास जो है वो अत्यंत ही मंद गति से होता है और कभी कभी होता भी नहीं है। आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर किसी को व्यक्ति को बाई चांस किसी सांप ने, स्नेक ने काट लिया और कहीं पर अंधविश्वास का बोलबाला है, रूढ़िवादी परंपराओं का बोलबाला है, तो वो क्या करते हैं कि सपेरों को बुला के उस सांप से बीन बजवाते हैं, या फिर ऐसे लोगों से जो होते हैं सपेरे वगैरह, इन लोगों से उसको उस जहर को उतरवाने की कोशिश करते हैं। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग क्या करते हैं, सीधे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाते हैं और जहर को उतरवाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी देने से। तो वहाँ पे क्या होता है कि मरीज की जान बच जाती है और अंधविश्वास की वजह से मरीज खतरे में पड़ जाता है। तो यही सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं कि जहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है जिस समाज में, जिस संस्कृति में, वहाँ का जो विकास है वो बहुत अच्छी ढंग से, उचित ढंग से होता है। और जहाँ पर अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का समावेश होता है, वहाँ का जो समाज होता है उसका जो विकास होता है वो अत्यंत मंद गति से होता है या होता भी नहीं है, कभी कभी नेगेटिव में भी चला जाता है। क्योंकि सांस्कृतिक कारक या कल्चरल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और संस्कृति या समाज जो होता है वो भी एक वातावरण, पर्यावरण होता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि वातावरण का भी ये जो कारक होता है, सामाजिक कारक, कल्चरल फैक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट्स द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमने संपूर्ण तौर पर क्या देखा कि वातावरण जो है वो उस जो वातावरण जो है वो सीधे सीधे इस बच्चे के विकास पर, चाइल्ड डेवलपमेंट पर फर्क डालता है, प्रभाव डालता है, और साथ ही आनुवंशिकता भी उस पर, बच्चे के बाल विकास पर असर डालती है। तो हम संपूर्ण तौर पर देखें तो क्या देखेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी जो होती है वो इफ़ेक्ट करती है चाइल्ड डेवलपमेंट को, बाल विकास को। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि चाहे वो आनुवंशिकता हो, चाहे वो वातावरण हो, दोनों ही मिलकर किसी भी बच्चे के, किसी भी मनुष्य के, किसी भी प्राणी के विकास को प्रभावित करती रहती हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, क्योंकि विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं आनुवंशिकता और वातावरण के शैक्षिक महत्व पे। क्या महत्व होता है शैक्षिक महत्व आनुवंशिकता और वातावरण का? देखिए, आप सभी लोग आगे फ्यूचर में, हम सभी लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे ये चीज़ पढ़नी है कि आनुवंशिकता और वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या होता है। आपने डेवलपमेंट तो पढ़ लिया, लेकिन उस डेवलपमेंट को क्यों पढ़ा, उसका शैक्षिक महत्व क्या है, क्योंकि आप फ्यूचर में टीचर बनना है आपको, तो आपको तो शैक्षिक महत्व से ही मतलब है। तो आप को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि शैक्षिक महत्व आनुवंशिकता का और वातावरण का क्या होता है। एक शिक्षक के लिए किस प्रकार से आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में पढ़ना सहायता प्रदान कर सकता है उसकी शैक्षिक प्रक्रिया में। तो आइए जानते हैं आनुवंशिकता और वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या है। सो फ्रेंड्स, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आनुवंशिकता एवं वातावरण के शैक्षिक महत्व के संदर्भ में यह कहा जाता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता तथा इनके बिना बालकों के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बाल विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। तो यहाँ आप अच्छी तरह जान ही गए होंगे कि आनुवंशिकता एवं वातावरण को पृथक नहीं किया जा सकता। आप खुद भी सोच सकते हैं कॉमन सेंस से कि कोई भी बच्चा जो है वो जन्म ही लेता है, प्रकट तो होता नहीं है,
और जब वो जन्म लेगा तो सीधी सी बात है अपने माता के द्वारा ही जन्म लेता है, और जब वो माता पिता के द्वारा जन्म लेता है तो उसमें सीधी सी बात है कि उसमें वंशानुगत गुण खुद ही स्वयं आने ही आने हैं, उसके डीएनए के द्वारा, उस जीन्स के द्वारा, चाहे वो प्रखर जीन हो, प्रतिगामी जीन हो। तो हेरिडिटी से तो उसका जन्मजात रिश्ता है, लेकिन अगर उसने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद वो इस दुनिया में आया, और दुनिया में आया तो वो वातावरण में आ गया, वातावरण के टच में आ गया, तो पर्यावरण के टच में आ गया, तो पर्यावरण से भी उसको अलग नहीं किया जा सकता। आप बताइए क्या है कि बच्चे को जन्म लेने के बाद उसको पर्यावरण से अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमने सीधे सीधे तौर पर क्या देखा कि वातावरण को और आनुवंशिकता को पृथक किया ही नहीं जा सकता, ये जटिलता से एक दूसरे से संबंधित हैं, इनको हम अलग करने की बात सोच भी नहीं सकते, और ये दोनों मिलकर ही बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि किसी भी बच्चे के विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, वातावरण और आनुवंशिकता मिलकर ही प्रभाव डालते हैं, परस्पर संबंधित होकर ही बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। क्या क्या प्रभाव डालते हैं? आनुवंशिकता और वातावरण किस पर प्रभाव डालते हैं? बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं? मिलकर प्रभाव डालते हैं। सो फ्रेंड्स, जब हम वातावरण और आनुवंशिकता को अलग कर ही नहीं सकते, तो शिक्षा की भी किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। वही बात आ गई कि जब हम वो पृथक हो ही नहीं सकते तो हो ही नहीं सकते, चाहे फिर वो हम किसी भी आयाम में या किसी भी संदर्भ में बात करें, चाहे हम शिक्षा के संदर्भ में बात करें या किसी अन्य संदर्भ में बात करें, लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण कभी भी एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। देखिए, बच्चे का शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सभी प्रकार के विकासों पर आनुवंशिकता और वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता का और वातावरण का। किस पर पड़ता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, या कोई भी विकास है, क्रियात्मक, भाषाई, सामाजिक, कोई भी किसी प्रकार का विकास है, इन सारे विकासों पर आनुवंशिकता और वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है। और यही कारण होता है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है, शिक्षा तो प्रभावित होगी ही, इसलिए बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियाँ उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती हैं। इसीलिए शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो आनुवंशिकता और वातावरण का शैक्षिक महत्व जाने। देखिए फ्रेंड्स, विकास की जो वर्तमान विचारधारा है ना, उसमें प्रकृति, यानी कि प्रकृति से क्या मतलब है? प्रकृति से मतलब है आनुवंशिकता, और पालन पोषण, पालन पोषण से क्या मतलब है? वातावरण। इन दोनों को ही महत्व दिया गया है, क्योंकि आनुवंशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे भी अधिक जो लाभकारी चीज़ है वो क्या है कि हम ये समझें कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है, ताकि बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। देखिए, बालक का जो संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा ही होती है। बालक को जो है समझ कर ही उसके दिशा निर्देश दिया जा सकता है। पहले बालक को समझना होता है। एक कक्षा में जो पढ़ने वाले सभी बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एक समान नहीं होता है, तो सबके विकास को जानना जरूरी होता है। देखिए, शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा है, ये तो आपको पता ही है। सारे विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, और जिनका मानसिक विकास अच्छा होता है उनकी शिक्षा भी अच्छी होती है, और जिनकी शिक्षा अच्छी हो गई उनका संवेगों पर कंट्रोल हो जाता है, उनका सामाजिक विकास अच्छा होने लगता है, उनका भाषाई विकास अच्छा हो जाता है। देखिए, वंशानुक्रम से जो व्यक्ति शरीर का आकार प्राप्त करता है, वातावरण जो है वो शरीर को पुष्ट बनाता है। तो यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चे को दिया जाता है तो उसकी मांसपेशियां, हड्डियां या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं भी तो बढ़ेंगी, यही हमने पढ़ा था। देखिए, बौद्धिक क्षमता के लिए क्या सामान्यतः जरूरी चीज़ जिम्मेदार होती है? वो होती है वंशानुक्रम, क्योंकि हमें पता है बुद्धि जन्मजात होती है।
इसलिए बालक को जो है समझने के लिए दोनों कारकों को ही समझना आवश्यक होता है, चाहे वो वातावरणीय कारक हो चाहे वो आनुवंशिकता संबंधी कारक हो। दोनों ही टॉपिक पर पिछली 2 वीडियोज़ में चर्चा हुई है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आप CTP की प्लेलिस्ट खोलकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए अच्छे मार्क्स के साथ। देखिए, विद्यालयों में जो है कई प्रकार की अनुशासनहीनता देखने को दिखाई पड़ती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कई बार इनके लिए परिवार का परिवेश ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होता है, जैसे कि चोरी करना, अपराध में लिप्त रहना, झूठ बोलना। ये सारे जो अवगुण होते हैं ना, इन अवगुणों के विकास में बालक के परिवार और उसके वंशानुक्रम की भूमिका अहम होती है। देखिए, बालक की रुचियां हैं या फिर उसकी प्रवृत्ति हैं, अभिवृत्ति हैं, इन सारी चीज़ों के लिए विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है, क्योंकि बच्चा कहीं से प्रेरणा लेता है फिर उसमें रुचि प्रदर्शित करने लगता है। और किससे प्रेरणा लेगा? जो उसके सामने है। अगर उसके सामने है, उसके आसपास है, तो वो वातावरण है। और वातावरण से प्रेरणा लेता है तो कौन जिम्मेदार हुआ इस चीज़ के लिए? वातावरण जिम्मेदार हुआ। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक अगर कोई व्यवसायी बच्चा है तो उसके जीवन में व्यावसायिक अभिरुचि या क्षमता पाई जाती हैं। यदि उसे व्यवसाय का परिवेश प्राप्त हो तो उसे उस दिशा में अधिक सफलता मिल सकती है, क्योंकि उसे उसमें रुचि है। तो आनुवंशिक या और वातावरण जो है, इन दोनों के बालक के विकास पर जो प्रभाव पड़ते हैं, उसके ज्ञान के अनुरूप ही शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो हमने क्या देखा कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही बहुत बड़ा शैक्षिक महत्व है, तो शिक्षक को इन दोनों की ही जानकारी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक पूरा ख़त्म कर दिया है। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम सीटेट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नई टॉपिक की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए गुड डे।